वेलकम टू द क्लास। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज आर्टिकल्स। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें इन इंग्लिश ग्रामर तो द तीन आर्टिकल्स जिनकी हम बात करते हैं, जिन्हें हम जानते हैं दैट आर ए, एन और द। इनका क्या यूजेज होता है, इनको कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में और एग्जैक्टली इनकी प्लेसिंग क्या होती है, इसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअल में हम आर्टिकल को यूज करते हैं ताकि हम किसी नाउन को क्वालिफाई कर सकें, किसी नाउन को स्पेसिफिक बनाने के लिए यूज करते हैं आर्टिकल द, उसके अलावा ए और एन। तो चलिए समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या होते हैं आर्टिकल्स। सो इट सेज an article is a word which points out at a person, thing or place spoken of. Thus, article refers to the noun. हम जनरली देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में जिस बारे में बात हो रही होती है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ये सब्जेक्ट एक नाउन हो। नाउन के बारे में थोड़ी सी और डिटेलिंग देने के लिए, उसे सिंगल आउट करने के लिए, उसे स्पेसिफिक बनाने के लिए हम आर्टिकल्स का मेजरली यूज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल्स वो वर्ड होते हैं जो नाउन को रेफर करते हैं या नाउन को थोड़ा और डिटेल्ड या स्पेसिफिक बनाते हैं। अब बात करते हैं कि नाउन एक्चुअली में, पर्टिकुलरली जिन नाउन को हम स्पेसिफाई करने की बात कर रहे हैं, आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स हैं आर्टिकल, और आर्टिकल की बात करें तो इन्हें जनरली मिस कम्युनिकेट करके कहा जाता है कि ये तीन टाइप्स के होते हैं, बट एक्चुअली आर्टिकल्स आर ऑफ टू पर्टिकुलर टाइप। जैसा कि हमें यहाँ बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं। आर्टिकल एग्जैक्टली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज इनडेफिनेट आर्टिकल एंड द अदर इज डेफिनेट आर्टिकल। जब हम इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो उसकी कैटेगरी में दो आर्टिकल फॉल करते हैं, दैट आर ए एंड एन। ठीक है, ए और एन दोनों ही इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, बट जब हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो द इज द ओनली डेफिनेट आर्टिकल। अब नाम क्यों इनडेफिनेट है या डेफिनेट है? डेफिनेट का मतलब होता है पर्टिकुलर और इनडेफिनेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो पर्टिकुलर नहीं है। बिल्कुल वैसे ही अगर हम इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो ये कहता है इट लीव्स इनडेफिनेट द पर्सन और थिंग स्पोकन। जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है, जिस चीज के बारे में बात हो रही है, उसे ये इनडेफिनेट छोड़ देता है। दैट मीन्स उसे स्पेसिफाई नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला अ डॉक्टर, तो वो कोई भी डॉक्टर हो सकता है। ठीक है, वो इंडिया का डॉक्टर हो सकता है, वो फॉरेन डॉक्टर हो सकता है, वो कार्डियोलॉजिस्ट हो सकता है, वो कोई भी डॉक्टर हो सकता है, मैंने स्पेसिफाई नहीं किया। लेकिन अगर मैं बात करूं द डॉक्टर की, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर डॉक्टर की बात कर रही हूँ। अगर आप किसी टीचर से पढ़ते हैं तो किसी भी टीचर के लिए आप अ टीचर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर टीचर की बात करें तो आप कहेंगे द टीचर। किसी पर्टिकुलर टीचर को पॉइंट आउट करके आप उनकी बात कर रहे होंगे। तो इसी सेंस में अगर हम बात करें इनडेफिनेट, आपको जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी टॉपिक, जिस भी नाउन की हम बात कर रहे होते हैं, जो भी पर्सन या थिंग होती है, उसे इनडेफिनेट छोड़ देता है, उसे पर्टिकुलरली पॉइंट आउट नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम डेफिनेट आर्टिकल्स की बात करें तो डेफिनेट आर्टिकल पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करते हैं कि हम किस पर्सन या थिंग या एनिमल या प्लेस की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अ डॉक्टर, अ स्कूल। हियर अ पॉइंट्स आउट, यहाँ पर जो अ लगा हुआ है वो क्या पॉइंट आउट कर रहा है? वो अ पॉइंट आउट कर रहा है कि एनी डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर की हम बात करें, एनी स्कूल, या फिर आप कह सकते हैं एनी मैन और वुमेन। तो यहाँ हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जब भी हम ए या एन की एज आर्टिकल बात करते हैं, हम जनरल टर्म में उनकी बात कर रहे होते हैं। अब समझते हैं डेफिनेट आर्टिकल को थोड़ा और डिटेल में। डेफिनेट आर्टिकल द होता है। जनरली हम कई बार जब सेंटेंसेस को स्टार्ट भी करते हैं तो द का यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक चीज को बताने के लिए। सो इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। किसी पर्टिकुलर पर्सन को बताने के लिए, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या थिंग को बताने के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला अ डॉक्टर, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं ही सॉ द डॉक्टर, तो क्या मतलब है? इसका मतलब है वो किसी पर्टिकुलर डॉक्टर की बात कर रहा है।
ठीक है, तो ये किसी पर्टिकुलर को पॉइंट आउट करते हैं। एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपनी मदर के साथ शॉपिंग मॉल गए हैं कुछ शॉप करने के लिए, ठीक है। अब वहां पर आप जाते हैं शैम्पू लेने और कोई सेल्स पर्सन आके आपसे पूछता है डू यू वांट अ शैम्पू, क्या आपको एक शैम्पू चाहिए? तो वहां वो पर्टिकुलर सेल्स पर्सन शैम्पू से पहले आ का यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी जनरल शैम्पू की बात कर रहा है। लेकिन आपकी मदर आपसे आके कहती हैं आई हैव टेकन द शैम्पू, वो कहती हैं टेकन द शैम्पू, यानी आपकी मदर ने शैम्पू से पहले द लगाया, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर शैम्पू, किसी पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ शैम्पू की बात कर रही हैं, जो आप, उन्हें पता है कि वो आप कौन सा शैम्पू यूज करते हैं, तो वो उसी की बात कर रही हैं। तो इसका मतलब है, देखिए कैसे शैम्पू के साथ एक सिचुएशन में अ लगा और किसी और सिचुएशन में दा लगा। तो यहीं से कंसेप्ट बनता है कि जब हम अ या एन का यूज करते हैं तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट या पर्सन को स्पेसिफिक नहीं रखता और डेफिनेट आर्टिकल्स उस चीज को पॉइंट आउट करके और ज्यादा स्पेसिफिक और ज्यादा डिटेल्ड सेंट्रिक बना देते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे और अच्छे समझे कि एक्चुअल में ए और एन, जो दो इनडेफिनेट आर्टिकल्स की हमने बात करी, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो ए और एन जो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, इन्हें डिटेल में समझेंगे। सो द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाय साउंड। बिल्कुल, जब भी आप ए या एन आर्टिकल का यूज करें, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि ये कभी भी इस बेसिस पे नहीं होता कि वावल यूज हो रहा है या कॉन्सोनेंट। जैसा कि हम जानते हैं दे आर 26 लेटर्स जब हम बात करें पूरी अल्फाबेट ऑर्डर की, और जिसमें से 5 वॉवल्स होते हैं ए ई आई और यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू ये होंगे हमारे वॉवल्स, और बाकी जितने 21 बचे हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। अब अगर मैं जनरल बात करूं तो ये कई बार कहा जाता है कि अगर वावल से शुरू हो रहा है तो एन लगा देंगे, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो अ लगा देंगे, बट ये इनकरेक्ट है। व्हाट द करेक्ट डेफिनेशन सेज इज कि हम साउंड पे जाएंगे, ना कि वर्ड किससे शुरू हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जहां पे वर्ड किसी और लेटर से शुरू हो रहा है लेकिन उसका साउंड वाल की जगह कॉन्सोनेंट है, और वाइस वर्सा। तो समझते हैं, ए और एन दोनों की अगर हम बात करें तो एन को हम यूज करते हैं उस वर्ड से पहले जिसमें कौन सा साउंड हो, वाल साउंड आ रहा हो। ठीक है, जिसमें ए ई आई ओ यू में से किसी भी एक लेटर का साउंड आ रहा हो, उनसे पहले हम एन को यूज करेंगे। और ऐसे वर्ड्स जिनसे पहले एक कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा हो, वहां पे हम अ का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इट सेज एन एग, एन ऑरेंज, अ मैन, अ स्कूल, एक्सेट्रा। समझते हैं इसे और डिटेल में। एन एग, एग में ए और ई का मिक्स साउंड आ रहा है, एग, इसीलिए इससे पहले एन लगेगा। एन ऑरेंज, ओ लिखा भी है और प्रोनाउंस जब आप करेंगे तो ऑरेंज, ए और यू का कंबाइंड साउंड आ रहा है, दैट इज वाई यहाँ पर एन लगेगा। मैन से पहले अगर हम कहें तो मैन, दैट मीन्स एम का क्लियर साउंड आ रहा है, इसलिए अ मैन। और स्कूल से पहले एस का क्लियर साउंड आने की वजह से हमने अ स्कूल यूज किया है। तो यहां से हमें पता चलता है कि साउंड के बेसिस पर हम वाल साउंड के साथ एन का यूज करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स के साथ ए का यूज करेंगे। उसके साथ आपको एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, वो ये भी है कि ए हो या फिर एन हो, हम किसी चीज को सिंगल आउट करें, वन की बात कर रहे हैं, तो हमेशा उसके साथ आप ये कह सकते हैं कि सिंगुलर नंबर ही यूज्ड होगा। जो सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं के साथ आप ए और एन यूज करेंगे, जैसे कि हमारे सारे एग्जाम्पल भी थे। अगर एग को मैं एग्स कर दूं तब भी ए या एन नहीं लग सकता, ऑरेंज को ऑरेंजेस, मैन को मैन, या स्कूल्स की अगर मैं बात करूं तब भी उसके आगे ए या एन नहीं लगेगा, क्योंकि आर्टिकल्स की कंडीशन ही यही है कि ये सिंगुलर होने चाहिए, तभी आप इनके साथ ऐसे आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे समझते हैं। यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, कहां कहां यूज किया जाता है इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को। A student must note that the choice between A and an is determined primarily by sound. This is really an important concept to understand. That says कि जब भी आप
पॉइंट आउट करें कि आप ए यूज करना चाह रहे हैं या एन यूज करेंगे किसी वर्ड से पहले, आपको ध्यान रखना है इस बात का कि ये चॉइस किसी वर्ड के बिगनिंग लेटर से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ साउंड से होगा। अ इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट, जिसमें से एक पार्ट कहता है ए जो है वो कब यूज होगा, अ तब यूज होगा जब कोई वर्ड किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो। कॉन्सोनेंट मीन्स प्राइमरली कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो। अ बॉय, अ चेयर, अ स्टूडेंट, तो सिंगल आउट करके एक लड़का, एक चेयर या फिर एक स्टूडेंट की हम बात करें तो उससे पहले हमने अ का यूज किया। आगे समझते हैं। विद अ वॉल गिविंग द साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट, देखिए अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड हमें मिलेंगे जो शुरू शायद वाल से हो रहे होंगे लेकिन उनका साउंड कॉन्सोनेंट का है। वन आइड मैन, अब वन आइड की बात करें तो वन किससे शुरू होता है, वन आइड की बात करें तो वन, ठीक है। अब वन तो ओ से शुरू होता है तो क्या इससे पहले एन लगा देना चाहिए, नहीं। मैंने आपको बिल्कुल अभी बताया कि ये चॉइस प्राइमरली साउंड से होगी। जब आप वन को प्रोनाउंस करेंगे तो व मतलब कहीं ना कहीं डब्लू का साउंड आपको देखने को मिल रहा है, ना कि ओ का, ठीक है। और इसी वजह से डब्लू का साउंड जो है वो एक कॉन्सोनेंट का साउंड है, हम इससे पहले अ का यूज करेंगे ना कि एन का। यूरोपियन, यूरोपियन लिखा तो ई से जाता है, ठीक है। यूरोपियन को हम भले ही ई से लिखते हो लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो किससे आता है, यूरोपियन, ऐसा लगता है वाई ओ यू प्रोनाउंस किया जा रहा हो, यूरोपियन। इसीलिए हम यूरोपियन वर्ड की बात करें तो इससे पहले भी आप क्लियरली, भले ही ये एक ई से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज अ वावल, आप फिर भी इससे पहले एन का यूज नहीं कर सकते। अ यूनिफॉर्म, सिमिलरली देयर इज द वर्ड यूनिफॉर्म जो कि यू से स्टार्ट हो रहा है, वाई ओ यू का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है जो कि वाई से शुरू हो रहा है, दैट इज अ कॉन्सोनेंट, दस इससे पहले भी आप अ का यूज करेंगे एन नहीं। तो हमने स्लाइड में बहुत डिटेल में ये चीज जानी कि जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता है कि जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं उनके आगे ए लग रहा हो, बट ऐसा हर केस में कंपलसरी नहीं है। तो एरर से बचने के लिए, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम समझें कि कैसे वर्ड्स के साउंड प्राइमरली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इट सेज एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ वाल। अब एन उन वर्ड्स के साथ भी यूज होता है जो कि वाल से शुरू हो रहे हैं और जिनका साउंड भी वाल ही है। एन ईगल लिखा भी ई से जाता है और प्रोनाउंस करने में भी ई ही साउंड आ रहा है। एन ऑस्ट्रिच, देखिए लास्ट स्लाइड में हमने वन की बात की थी, वो भी ओ से शुरू होता है, ऑस्ट्रिच भी ओ से शुरू होता है, लेकिन ऑस्ट्रिच में ए यू एन ओ इसका साउंड आ रहा है बल्कि वन में नहीं, इसीलिए वन से पहले हमने एन नहीं लगाया, बट ऑस्ट्रिच से पहले हम एन लगा सकते हैं। तो एन ऑस्ट्रिच, एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसे वर्ड्स के एग्जाम्पल हो गए जो शुरू भी वाल से होते हैं और साउंड भी जिनका वाल सही है, दस इनके साथ हम एन का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद अ म्यूट एच, अब ये बहुत ही कॉमनली प्रोनाउंस्ड वर्ड्स में से एक आता है। हमने कोटेशन बहुत कॉमनली पढ़ी है, दैट सेज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब मैं अगर ऑनेस्टी वर्ड की बात करूं तो वहां क्या है, एच म्यूट है, एच को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। वी राइट इट एज ऑनेस्टी, वी राइट इट एज हॉनेस्टी, बट जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो एच कैसा है, एच म्यूट है, एच को हम प्रोनाउंस नहीं करते। बिल्कुल वैसे ही जैसे नाइफ में हम इसे नाइफ नहीं बोलते, सिर्फ नाइफ बोलते हैं, के कैसा है, के म्यूटेड है, साइलेंस है। तो ऐसे वर्ड जिसमें एच साइलेंट है वहां भी कई बार ऐसा देखा गया है कि एन का ही यूज किया जाता है, बल्कि एच एक कॉन्सोनेंट है। एन आर, हम आवर में या आर में जो भी प्रोनाउंस करे एच को कभी प्रोनाउंस नहीं करते। एन आयर, ठीक है, जो उत्तराधिकारी होते हैं उनके लिए। एन ऑनरेबल पर्सन, ही इज आर ऑनरेबल गेस्ट, ऑनरेबल चेयरपर्सन, ऐसे किसी भी वर्ड्स जिनमें एच साइलेंट है, म्यूट है, वहां भी हम एन का ही यूज करेंगे ना कि अ का, ठीक है।
आगे समझते हैं। विद अ कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस्ड विद द साउंड ऑफ अ वावल। अब कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन में साउंड जो आता है वो वावल का आता है। तो ऐसे में क्या करें, बिल्कुल जैसा मैंने बताया था, जिसका साउंड वैसा ही आर्टिकल। अगर वावल का साउंड है तो आर्टिकल में एन लगेगा, अगर कॉन्सोनेंट का साउंड है तो वहां पर ए का यूज होगा। एन एस पी, वैसे ही एस पी, अगर मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की बात करूं फॉर एग्जाम्पल, तो एस पी में एस पी यानी ए एस का साउंड आ रहा है, तो सबसे पहले ए का साउंड आ रहा है विच इज अ वोवल देयर वेज। दस विद द वर्ड एस पी अगर आप लिखेंगे तो आप उसके साथ ए का यूज ना करके एन का यूज करेंगे। एन एक्सरे, ठीक है, तो एक्सरे की बात करें, चाहे आप एक्स बोले चाहे एक्स बोले, ए और ई का साउंड आ रहा है, इसीलिए इससे पहले भी हम एन का यूज करेंगे। एन एफ आई आर, अब एफ आई आर को जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो एफ, ए एफ एफ लग रहा है, ठीक है, और साउंड ए का पहले आ रहा है, इसीलिए एन एफ आई आर होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनमें हमने बात की कि वो वर्ड्स जो वोवल से ही शुरू होते हैं, वोवल का ही साउंड लेते हैं, उनके साथ एन लगेगा। जिनमें म्यूटेड है एच, ठीक है, जिनमें एच का साउंड साइलेंट है या म्यूट है, उनके साथ एन लगता है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट्स भी डिस्कस किए जिनको प्रोनाउंस करने में, बोलने में वाल का साउंड वो देते हैं, और उनके साथ भी हम एन लगाते हैं। तो 3 और केसेस हमने पढ़े कि कब हम एन का यूज करते हैं। चलिए आगे समझते हैं। टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन टू एक्सप्रेस क्वालिटी। कई बार हम किसी कॉमन नाउन से पहले अगर बात करें, उसे क्या बताना चाहते हैं, ऑफ अ प्रॉपर नाउन टू एक्सप्रेस क्वालिटी, ठीक है, हम एक कॉमन नाउन को एक प्रॉपर नाउन की तरह दिखाना चाहते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, तब भी हम उससे पहले ए या फिर एन का यूज करते हैं, ताकि हम उस कॉमन आइडेंटिटी को स्पेसिफिक बना सकें। जैसे कई बार हम कॉमनली बहुत आसानी से हिंदी में बोल देते हैं कि तुम तो बहुत हरीशचंद हो, दैट मीन्स कि क्या तुम हमेशा सच बोलते हो, ठीक है। अ शाइलॉक इन लिविंग इन माय नेबरहुड, मेरे घर के बगल में एक शाइलॉक रहता है। अब शाइलॉक कौन है? शाइलॉक एक कैरेक्टर है इंग्लिश लिटरेचर का जो कि बहुत ही कंजूस था। मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ बुक जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, और उसमें क्लियरली बताया गया है कि शाइलॉक ऐसा था, एक बहुत ही कंजूस इंसान था, हार्ड हार्टेड था, स्टोन हार्टेड था, इविल था, क्रूअल पर्सन था और बहुत कंजूस था, ठीक है। माइजर, माइजर का मतलब होता है कंजूस। तो अ शाइलॉक इज लिविंग इन माय नेबरहुड, मेरे पड़ोस में एक शाइलॉक रहता है। तो एक शाइलॉक का मतलब है कि एक कंजूस इंसान रहता है। तो हमने क्या किया, हमने शाइलॉक से पहले अ लगा दिया ताकि हम क्या कर सके, उसे किसी की क्वालिटी बताने के लिए यूज कर सके। अ शाइलॉक मतलब अ क्रूअल माइजर, कोई ऐसा इंसान जो बड़ा ही निर्दयी हो, कंजूस हो। ही इज अ हरीशचंद्र, अ हरीशचंद्र का मतलब है एक बहुत सत्यवादी इंसान, ऐसा इंसान जो हमेशा सच बोलता हो। तो ही इज अ हरीशचंद्र नोन फॉर हिज फेयरनेस, वो इंसान किस लिए जाना जाता है, वो इंसान एकदम फेयर होने के लिए, अपने इंसाफ के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर हरीश चंद्र से पहले अ लगाया गया है ताकि हम ये स्पेसिफाई कर सके कि ये किसी की क्वालिटी को बता रहा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कई बार हम चीजों को लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्वांटिटी में लेते हैं, प्राइस के हिसाब से लेते हैं, या फिर आप कह सकते हो अमाउंट के हिसाब से लेते हैं, या आप कह दो मैंगोस की बात करें, बनानास की बात करें तो आप इन्हें डजन में भी खरीदते हैं। एग्स की बात करें तो भी आप इन्हें डजन में खरीदते हैं। तो इसके साथ भी हम ए का यूज जनरली करते हैं, ए के साथ एंड भी, डिपेंडिंग अपॉन की क्या नीड है। ₹10 पर किलो भी होता है, बट उसके अलावा आप चाहे तो अ किलो का भी यूज कर सकते हैं। तो ₹10 अ किलो। अ डजन मैंगोस, तो एक दर्जन आम, तो 1 के सेंस में आप अ का यूज करोगे। हाफ अ डजन, हाफ अ डजन, डजन मीन्स 12, हाफ अ डजन मीन्स 6। तो कभी भी आपको हाफ अ डजन बताना हो, ₹10 पर किलो बताना हो, तो ₹10 अ किलो या अ डजन मैंगोज, ऐसा कुछ भी आप यूज कर सकते हैं बहुत क्लियरली। तो यहाँ हमने ये सारी चीजें समझी कि कैसे एक कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के एसोसिएशन के साथ आप उसमें ए और एन लगा के किसी की क्वालिटी को बता सकते हो। प्राइस, रेट, स्पीड या फिर रेशियो बताने के लिए भी इनका यूज कर सकते हो, इन्हें एक्सप्रेस कर सकते हो। आगे समझते हैं। इट सेज इन एक्सक्लेमेशन, जब भी हम कोई बहुत सुंदर सी जगह देखते हैं,
कभी बहुत ही सुंदर सा नजारा देखते हैं, ऐसी चीजें देखते हैं जो बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा व्हाट अ स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंस इट इज, कितनी शानदार परफॉर्मेंस है। स्पेक्टेक्युलर यानी बहुत ही शानदार, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, हाउ फाइन अ डे, व्हाट अ प्रिटी डे, है ना। सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ऐसा कुछ भी यूज करते हैं जो एक्सक्लेमेशंस बताए। एक्सक्लेमेशन का मतलब है आपकी सडन इवोक्ड फीलिंग्स को बताए, अचानक से। इनके साथ भी आप अ का यूज करते हो, बस कंडीशन एक है कि जिनके साथ आप यूज कर रहे हो वो कैसे होने चाहिए, वो सिंगल काउंटेबल नाउन्स होने चाहिए और उनके साथ आप इनका यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो ब्यूटीफुल डे से पहले आपने अ लगा दिया। हाउ फाइन अ डे, व्हाट अ स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस से पहले आपने अ लगा दिया। व्हाट अ प्रिटी गर्ल, है ना। सच अ लवली ड्रेस, मैंने अगर किसी से कहा सच अ लवली ड्रेस यानी कितनी सुंदर ड्रेस है ना। सच अ लवली ड्रेस, तो अब मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ, यहाँ पे मैं ड्रेस के बारे में बता रही हूँ और इसीलिए मैंने अ का यूज किया है। तो जब भी आप एक्सक्लेमेशंस का यूज करते हैं, आप वहां पर भी सिंगल काउंटेबल नाउन्स के साथ, जैसे कि एक्सक्लेमेशन, व्हाट, हाउ, या फिर आप कह सकते हैं सच, इन सब के साथ भी ए और एन का, दैट इज इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करें, विद रादर, very, much, quite, so, to, such and as, ये भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप बहुत ही जनरली ये कह सकते हैं कि आप इनके साथ भी आर्टिकल्स का यूज करते हैं। कुछ से पहले आर्टिकल लगता है और कुछ के बाद आर्टिकल लगता है। जैसे अगर मैं रादर की बात करूं, इट इज रादर अ गुड स्टेप और अ रादर गुड स्टेप, मतलब रादर से पहले भी आ सकता है और रादर के बाद भी आ सकता है। इट इज रादर अ गुड स्टेप, ये एक अच्छा स्टेप है, ठीक है। किसी और की चॉइस की जगह ये वाला स्टेप इज अ बेटर चॉइस, एक अच्छा स्टेप है। अविनाश इज अ वेरी गुड पर्सन, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ क्या बता रहा है, वो किसी की क्वालिटी बताने की बात हो रही है। ही इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, वो एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है, एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सनालिटी है। तो ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं जिनमें हमने रादर को यूज किया, वेरी को यूज किया। आगे समझते हैं, गर्वित इज सच अ नाइस मैन दैट एवरीबॉडी लाइक्स हिम, गर्वित इतना अच्छा लड़का है कि उसे हर कोई लाइक करता है। तो सच के आगे भी अ का हमने यूज किया। अगर नाइस की जगह कोई ऐसा वर्ड होता जिसका साउंड वाल वाला है तो हम अ की जगह एन का यूज करते। जैसे अगर मैं कहूं गर्वित इज सच एन ऑनेस्ट मैन दैट एवरीवन एडमायर्स हिम, तो यहाँ पर हमने ऑनेस्ट से पहले एन का यूज किया। तो जरूरी नहीं है कि आ का ही यूज कर सकते हैं, इन सभी के साथ आप ए और एन दोनों का प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। इट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये कैसी स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार स्टोरी है। तो इसकी अगर बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा ऑफ how to use the indefinite articles with the words rather, very, much, quite, so, to, such and as. It is quite an interesting story, बहुत ही interesting story है। Shamaila is so weak a student that she can't pass, वो इतनी ज्यादा वीक है कि वो पास नहीं कर पाएगी एग्जामिनेशन। तो देखिए यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि चाहे so हो उसके साथ भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं, क्वाइट हो उसके आगे भी आर्टिकल का यूज करते हैं, सच के साथ यूज करते हैं, वेरी के साथ यूज करते हैं और रादर के साथ कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। रादर अ गुड स्टेप और रादर गुड स्टेप के सेंस में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने बहुत क्लियरली जाना कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है। आगे समझते हैं, इट सेज the indefinite article is placed before very and much but placed after rather, quite and such. An important rule for everyone. He is a much hated character, एक ऐसा कैरेक्टर है वो जिससे बहुत सारे लोग नेगेटिव मानते हैं, बहुत सारे लोग उससे नफरत करते हैं। इट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो पहले वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। रूल हमारा ये कहता है कि जब भी आप किसी सेंटेंस में वेरी का यूज कर रहे हो या फिर मच का यूज कर रहे हो,
आप उस सेंस में हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल को वेरी और मच से पहले लिखेंगे और उसके बाद वेरी और मच का यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं rather, क्वाइट और सच की, तो इसके बाद आप आर्टिकल लगाओगे। ठीक है, rather एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, है ना, सच अ ब्यूटिफुल व्यू, क्वाइट एन इंट्रीगिंग परफॉर्मेंस। तो इन सब के बाद देखिए, कभी भी किसी वर्ड को आपको याद करना हो, समझना हो, उसका इम्प्लीकेशन समझना हो, तो उसके एग्जाम्पल से समझा करिए, वो आपको ज्यादा टाइम तक बेटर रिटेंशन देती है। आगे समझते हैं। ही इज अ मच हेटेड कैरेक्टर। तो जैसा मैंने कहा कि जब भी मच लगेगा या वेरी लगेगा, उससे पहले लगा देंगे आप। ठीक है, ही इज अ वेरी, मैंने कहा ही इज अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। मान लीजिए मैंने ये एक एग्जाम्पल लिखा है, तो यहां भी आप देख सकते हैं कि हमने वेरी से पहले ही क्या यूज कर लिया है, पहले ही आर्टिकल को यूज कर लिया है। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पर मच वर्ड की, तो हमने मच वर्ड से पहले ही आर्टिकल को यूज कर लिया है। दिस गिव्स अस रूल कि वेरी और मच से पहले ही इंडेफिनिट आर्टिकल यूज होगा। सेकेंड सेज इट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा चाहे वो वर्ड रैदर हो, चाहे क्वाइट हो या फिर सच हो, इनके बाद ही आप आर्टिकल्स का यूज करेंगे, चाहे ए हो या एन। इट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। स्टोरी कैसी है, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो यहाँ पर हम क्वाइट के बाद ही इन आर्टिकल्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट इन द लास्ट एग्जांपल सेज शी इज सच अ काइंड गर्ल दैट एवरीबॉडी लाइक्स हर। वो इतनी काइंड है, इतनी हम्बल है, इतनी जेनरस है दैट एवरीबॉडी लाइक्स हर। तो सच के आगे सच अ ब्यूटिफुल पोर्ट्रेट, सच अ ब्यूटिफुल आर्ट वर्क। तो ऐसे आप कभी भी सच के बाद ही आर्टिकल का यूज करेंगे। तो सच यूज हुआ है, उसके बाद अ का यूज किया गया, दैट क्लियरली सिग्निफाइज कि सच के बाद आप आर्टिकल का यूज करेंगे। तो दिस गिव्स अस द रूल वेरी और मच से पहले, रादर, क्वाइट और सच के बाद ही हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। आगे समझते हैं। इट सेज बिफोर द एडजेक्टिव्स लिटिल एंड फ्यू टू गिव द सेंस ऑफ सम। अगर मैं बात करूं लिटिल और फ्यू की, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एडजेक्टिव हैं जो ये बताते हैं कि इससे पहले अगर हम आर्टिकल लगा दे तो क्या फर्क आएगा। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या लिटिल और अ लिटिल में, फ्यू और अ फ्यू में कोई डिफरेंस होता है। तो चलिए उसकी क्लैरिटी की तरफ भी हम आज बढ़ जाएंगे। देखिए, जब हम अ लिटिल की बात करते हैं तो हम सम की बात कर रहे होते हैं, जब हम अ फ्यू की बात कर रहे होते हैं तब भी सम की बात कर रहे होते हैं। बस फर्क क्या है कि लिटिल क्वांटिटी को बताता है और फ्यू नंबर को बताता है। दैट मीन्स एक बताएगा काउंटेबल के लिए और एक बताएगा अनकाउंटेबल के लिए। देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, यानी पानी थोड़ा है ग्लास में। आई हैव, आप कह सकते हैं आई हैव फ्यू मार्कर्स। तो यहाँ क्या बात की जा रही है, कुछ मार्कर्स की बात की जा रही है। तो दैट मीन्स कि एक नंबर को बताता है और दूसरा क्वालिटी या फिर क्वांटिटी को बताता है। इट सेज आई हैव लिटिल मनी टू बाय अ हाउस। जब मैंने बोला दैट आई हैव लिटिल मनी टू बाय अ हाउस, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने लिटिल से पहले अ का यूज नहीं किया। तो खाली लिटिल कहीं पे लिखा उसका मतलब होता है हार्डली एनी, ना के बराबर। आई हैव लिटिल मनी टू बाय अ हाउस, यानी मेरे पास बहुत कम पैसा है, इतना कम कि मैं घर नहीं खरीद पाऊंगा, इसका मतलब है। ठीक, आई हैव लिटिल मनी टू बाय अ हाउस। अब मैं कहती हूँ प्लीज गिव मी अ लिटिल शुगर, यानी मुझे थोड़ी सी चीनी दे दो। अब अ लिटिल का मतलब क्या हो गया, अ लिटिल का मतलब हो गया सम एंड सफिशिएंट। सम एंड सफिशिएंट मतलब अब थोड़ी है लेकिन अभी के लिए काफी हो जाएगी, मुझे थोड़ी चीनी दे दो, अभी के लिए काफी हो जाएगी। तो जब मैंने लिखा लिटिल तो इसका मतलब था हार्डली एनी, जब मैंने लिखा अ लिटिल इसका मतलब था सम। शाश्वत हैज स्पेंट द लिटिल मनी दैट ही हैड। शाश्वत के पास जो थोड़ा सा पैसा था वो भी उसने खर्च कर दिया। तो हमने सीखा कब हम लिखेंगे लिटिल, जब हमारे पास कुछ भी नहीं हो। जब हम लिखेंगे अ लिटिल मतलब सम, और जब हम लिखेंगे द लिटिल इसका मतलब है सम बट ऑल, थोड़ा बट जितना है सारा का सारा। शाश्वत हैज स्पेंट द लिटिल मनी दैट ही हैड। शाश्वत के पास थोड़ा सा पैसा था और वो जितना थोड़ा था
वो सारा का सारा उसने खर्च कर दिया। तो द लिटिल का मतलब होता है समवट ऑल, अ लिटिल का मतलब होता है सम, और खाली लिटिल का मतलब होता है हार्डली एनी। तो यहाँ हमें समझ आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्री। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि बाकी 3 सेंटेंसेस में भी क्या एग्जैक्ट डिफरेंस आता है। अगर मैं बात करूं ऑफ द सेंटेंस देयर आर फ्यू बॉयज इन द हॉल, यही सेम रूल जाएगा लिटिल की तरह फ्यू के साथ भी। अगर आप ये बात करें कि फ्यू में हमारे पास आगे अ का यूज जब हम नहीं करें, द का यूज जब हम नहीं करें, तो फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनीवन। देयर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास, क्लास में बहुत थोड़े से लड़के हैं। हार्डली एनीवन, ना के बराबर लड़के हैं, इसका मतलब यहाँ पर हो जाता है। बट इफ आई से आई मेट अ फ्यू स्टूडेंट्स टू द यूनिवर्सिटी, इसका मतलब ये है इन द यूनिवर्सिटी, दैट क्लियरली मीन्स कि कुछ लड़के तो थे। तो देयर आर फ्यू बॉयज इन द हॉल, फ्यू बॉयज का मतलब बहुत ही कम लड़के हैं, ना के बराबर। ठीक है, वन और टू में भी। आई मेट अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी गई थी और वहां के कुछ बच्चों से, कुछ स्टूडेंट से मिली। तो यहाँ पे अ फ्यू का मतलब हो गया सम। और जब मैंने बोला द फ्यू स्टूडेंट्स दैट वर इन द क्लास वर सिटिंग आइडल, आइडल का मतलब होता है खाली बैठना। तो जो थोड़े से लड़के क्लास में थे, थोड़े से बट जितने भी, सारे के सारे जितने भी लड़के क्लास में थे वो सारे के सारे खाली बैठे हुए थे। दे ऑल वर सिटिंग आइडल। तो यहाँ पे हमने क्लियरली ये बात की है कि किस तरीके से हम अ लिटिल, अ फ्यू के सेंस में अलग अलग चीजों का यूज करते हैं। आगे समझते हैं। सो हियर इट गिव्स अस द आइडिया दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। तीनों को समझेंगे एक बार फिर से बहुत डिटेल में। लिटिल मीन्स हार्डली एनी, a little means some, and the little means some but all, some but जितने हैं वो सारे के सारे। और यही सेम रूल हमारा अप्लाई हो जाएगा फ्यू के केस में भी। आई होप आपको क्लियर होगा और समझ में आ रहा होगा कि कब हम लिटिल का यूज करेंगे, अ लिटिल का और द लिटिल का, एंड इन अ सिमिलर फैशन हम फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का भी यूज करेंगे। बस डिफरेंस है कि लिटिल को हम क्वांटिटी या क्वालिटी के लिए और फ्यू को हम नंबर के लिए यूज करते हैं। जब हम फ्यू की बात करते हैं, इसका ऑपोजिट, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा है तो हम मैनी यूज करेंगे। लिटिल की जगह अगर कोई चीज बहुत ज्यादा है तो हम मच यूज करेंगे। लेकिन ज्यादा की क्वांटिटी में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स अ लिटिल की, द लिटिल की, अ फ्यू की, द फ्यू की, उन्हीं चीजों में आती हैं जो कम होती हैं उनके सेंस में। क्लियर हो गया? चलिए आगे समझते हैं। मूविंग नेक्स्ट इट सेज सर्टेन फ्रेजेस आर द वंस गिवन बिलो कैरी अ विद देम। बहुत सारे ऐसे इडियम्स होते हैं, ऐसे फ्रेजेस होते हैं, ऐसे कोटेशंस होते हैं जो हम पढ़ते हैं और उनमें कई बार यूज होता है ए का या फिर एन का। एक्चुअल में इडियम्स और फ्रेजेस की अगर हम बात करें तो इन पे बहुत कम ग्रामेटिकल रूल्स अप्लाई होते हैं। तो कई बार जब भी हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं हमें यही देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे इडियम्स हैं, ऐसे फ्रेजेस हैं जिनमें ये यूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं फ्रेजेस की बात कर रही हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि फ्रेजेस जो हैं वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस के पार्ट की बात करें तो सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कंप्लीट सेंस बनाए। क्लॉज जनरली पार्ट ऑफ सेंटेंस हो सकता है, ये इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट हो सकता है। फ्रेज की बात करें तो मीनिंग पे इसकी मेन क्वेश्चन होता है। आगे बढ़ते हैं। इट सेज एट अ स्टोन्स थ्रो, ठीक है, डिस्टेंस की बात की जा रही है। मेक अ नॉइज यानी आवाज करने की बात की जा रही है। इन अ फिक्स, मैं इन अ फिक्स हूं, है ना। आई एम इन अ फिक्स, क्या मतलब होगा इसका? आई एम इन अ फिक्स, इसका मतलब ये है कि मैं किसी ट्रबल में हूं, मैं किसी मुसीबत में हूं, ऐसी सिचुएशन में फंस चुकी हूं जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है टू टैकल और टू हैंडल। तो जनरली आप देखिए फिक्स से पहले अ आने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि ईडियम है और ईडियम्स के
फ्रेजेस के कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होते, तो इनके साथ आपको ए या एन दिख सकता है। टेक एन इंटरेस्ट इन, किसी चीज में इंटरेस्ट लेना। अब इंटरेस्ट के भी दो मीनिंग होते हैं, एक होता है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट, जिसको हम हिंदी में ब्याज कहते हैं, और दूसरा इंटरेस्ट होता है किसी चीज में क्या लेना, किसी चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना, एनग्रॉस्ड होना। तो टेक एन इंटरेस्ट इन का मतलब होता है आप किसी चीज में क्या है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। टेल अ लाई, किसी से झूठ बोलने की बात की जा रही है। अ मैटर ऑफ चांस, दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस कब बोलते हैं, जब हम कोइंसिडेंस की बात कर रहे हो, है ना। ये कैसे हो गया कि मैंने और तुमने दोनों ने सेम कलर के कपड़े पहने, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चांस, है ना, सिर्फ एक कोइंसिडेंस की बात है। ऐसा कैसे हो गया कि जब मैंने कहीं जॉब ली तभी तुमने अप्लाई किया, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चांस, बाय लक चीजें काम कर गई हैं। इन अ वेग सेंस ऑफ अ सर्टेन, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ वेग सेंस ऑफ अ सर्टेन, वन इवनिंग अ बेगर केम टू माई डोर, है ना, एक दिन एक भिखारी मेरे घर पे आए। जनरली इनको हम कब यूज करते हैं, जनरली हम यूज करते हैं इन चीजों को नरेशन में, जब हम कोई स्टोरी बता रहे हो, है ना, जब हम कोई नरेशन या स्टोरी की बात कर रहे हो या फिर इंसिडेंट को इलैबोरेट कर रहे हो, तब भी हम इनका यूज करते हैं। वेग सेंस ऑफ अ सर्टेनिटी बताने के लिए कि एक शाम एक भिखारी मेरे डोर पर आया, तो किसी एक पर्टिकुलर भिखारी को बताने के लिए कि वो आया। वन इवनिंग बेगर केम टू माई डोर सही नहीं लगता, अ बेगर यानी एक भिखारी आया था। तो इस तरीके की चीजों को एक सर्टेनिटी देने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कह सकते हैं कोइंसिडेंटली आई मेट अ पर्सन हु टोल्ड मी एवरीथिंग, मैं अचानक से एक ऐसे इंसान से मिली जिसने मुझे मेरे डेस्टिनेशन के बारे में, मेरे रास्ते के बारे में, जिसके बारे में मैं पूछ रही थी लोगों से, उसके बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। तो यहाँ पे अ पर्सन यूज किया मैंने उस पर्सन को स्पेसिफाई करने के लिए। वैसे तो पर्सन कोई भी हो सकता है, लेकिन मैंने ये बताया कि एक इंसान मुझे मिला जिसने मुझे मेरी मदद की। अब यहाँ पे मैं उस पर्सन का नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अगर नाम ले लूंगी तो वो स्पेसिफिकली किसी प्रॉपर नाउन की बात हो जाएगी। मैं जनरल टर्म में ही बात कर रही हूँ, मैं उसकी एज अ कॉमन नाउन ही बात कर रही हूँ, बट फिर भी कॉमन नाउन को भी स्पेसिफिक सेंट्रिक बना रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इन अ वेग सेंस ऑफ अ सर्टेन। तो यहाँ हमने जाना कि कुछ ऐसे फ्रेजेस और इडियम्स होते हैं जिनमें ए और एन का यूज होता है, क्योंकि फ्रेजेस और इडियम्स पे ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो हो ऐसा कंपल्शन नहीं है। तो एट अ स्टोन्स थ्रो, मेक अ नॉइज, इन अ फिक्स, या फिर कहें टेक एन इंटरेस्ट इन, टेल अ लाई, अ मैटर ऑफ चांस, मैटर ऑफ फैक्ट, ऐसी किसी भी बात के बारे में अगर हम कहें तो वहां हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। ए ज्यादा होता है, ऐसा क्यों, ज्यादा ए क्यों लगता है, क्योंकि आप देखिए वाल का नंबर बहुत कम है, दैट इज 5 आउट ऑफ 26, तो उसी हिसाब से उसकी साउंड है। इसीलिए ज्यादातर कॉमन केसेस में, कॉमन सिनेरियोज में आपको ए लगा हुआ दिखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप साउंड चेक ना करें, जैसा कि मैंने आपको क्लियरली बताया था विद द बिगनिंग ऑफ दिस सेशन कि जब भी हम किसी वर्ड से पहले ए या एन का चॉइस लेते हैं, हम इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान लेते हैं कि ए लगाएंगे जब कॉन्सोनेंट का साउंड होगा और एन लगाएंगे जब वावल साउंड आ रहा होगा। आगे समझते हैं with our last slide that says if a verb is being used as a noun in a sentence, जब हम कभी किसी वर्ब को नाउन बना लेते हैं, हमने बहुत इजीली, बहुत आराम से ये चीज देखी है कि कई बार जब हम सर्च करते हैं डिक्शनरी में भी या फिर आप गूगल करते हैं, तब भी आप देखते हैं कि कई बार एक वर्ड की एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच बनती है, और अगर नहीं तो उस वर्ड को नाउन से वर्ब में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। देखते हैं कि कैसे पहले हम नाउन को वर्ब में क्या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैंने अगर किसी क्वालिटी की बात करी तो वो क्या हो जाएगा, वो एक नाउन हो जाएगा। नाउन या सब्जेक्ट वो होता है, जनरली सब्जेक्ट वो होता है जिसकी सेंटेंस में बात हो रही होती है। तो अगर मैं हैप्पीनेस या एंगर की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, वो मेन आइडिया हो जाएगा और वही नाउन हो जाएगा, और ऐसे नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप समझ पाए कि कब हम वर्ब को नाउन की तरह यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से एंगर इज अ बैड क्वालिटी, एंगर एक बुरी क्वालिटी है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम जिस बारे में बात कर रहे हैं दैट इज एंगर। तो यहाँ पर एंगर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर नाउन हो जाएगा, और वो भी कैसा, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसी जगह अगर मैं कह दूं कि एंगर्ड मी, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, ही एंगर्ड मी फॉर नो रीजन, उसने मुझे बिना मतलब के, कोई बात भी नहीं थी ऐसी कि लड़ाई हो झगड़ा हो, लेकिन उसने मुझे गुस्सा दिलाया। तो गुस्सा दिलाना एक्शन की बात हो रही है। तो देखिए, जहां फर्स्ट वाले सेंटेंस में एंगर एक नाउन की तरह काम कर रहा था, सेकेंड वाले सेंटेंस में वही एंगर एंगर्ड बन के उसकी पास्ट फॉर्म का यूज करके, या जनरल फॉर्म भी यूज कर सकते थे, उसे हम एज अ वर्ब कंसिडर करें। तो कभी भी हम किसी बारीक में बात कर रहे होते हो, कोई क्वालिटी की जनरल बात कर रहे होते हैं, तो वो नाउन हो जाएगा। बट अगर हम स्पेसिफिकली उसके एक्शन की बात कर रहे हो तो वो वर्ब हो जाता है। अब वर्ब अगर यूज किया जा रहा है नाउन की तरह सेंटेंस में, तो उससे पहले भी हम आर्टिकल का यूज करेंगे, विच सेज ही गोज फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग, वो हर इवनिंग, हर शाम को वॉक पर जाती है, ही गोज फॉर अ वॉक। अब इस सेंटेंस में गोज वर्ड की हम बात करें तो वो तो वर्ब है ही, लेकिन वॉक की अगर बात करें तो वॉकिंग ये अपने आप में एक एक्शन है। लेकिन यहाँ पर अगर हम वॉक वर्ड की बात करें तो ये वर्ब की तरह नहीं, बल्कि नाउन की तरह यहाँ पर यूज हो रहा है कि वो वॉक पर जाती हैं। तो जाना यहाँ पे एक्शन है तो वर्ब हो गया, लेकिन वॉक यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक नाउन हो जाएगी। तो कई बार कुछ ऐसे वर्ब्स जिन्हें हम नाउन की तरह सेंटेंस में यूज करते हैं, उनके साथ भी हम ए या एन, दैट इज इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज करते हैं। Then I had a long talk with him on the issue. I had a long talk. अब देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं I had, मेरी हुई बात, तो बात होना ये क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा पर्टिकुलरली। तो यहाँ पर भी टॉक की अगर मैं बात करूं तो वो एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, और इसीलिए उससे पहले हमने ए या एन लगाना था, एप्रोप्रिएट ए था, इसलिए हमने ए का यूज किया। लास्ट इट सेज to indicate the meaning of every day or per day। हर रोज की अगर हम बात करें, एक बहुत ही कॉमन इडियम है that says an apple a day keeps the doctor away। अब समझिएगा, यहाँ पर आप देखिए तो दो आर्टिकल्स का पर्टिकुलरली यूज हो रहा है, डे से पहले अ, डॉक्टर से पहले द। वैसे हम अ डॉक्टर लगा सकते थे, लेकिन हमने कहा कि हर रोज एक एप्पल खाने से जो डॉक्टर हैं वो हमसे दूर रहते हैं, तो स्पेसिफाई तो हमने कर दिया डॉक्टर को, इसलिए द लगा दिया। बट हमें यहाँ बात ये करनी है कि जब भी हम एवरी डे, डेली एक्शन की बात कर रहे होते हैं, डेली के काम की बात कर रहे होते हैं, उसमें भी हम अ लगा सकते हैं। ये ईडियम का भी हिस्सा है और ये जनरल सेंटेंसेस का भी हिस्सा है, जो ये इंडिकेट करता है कि हर दिन के कोई एक्शन में, हर दिन के किसी मीनिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहां भी हम क्या यूज कर सकते हैं, ए या फिर एन का यूज कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने ये जाना कि जब भी किसी वर्ब को हम नाउन की तरह सब्स्टिट्यूट करके यूज कर रहे हो, एक तो तब हमें हमेशा ए या एन का यूज करना होता है, उसके अलावा जो हमारे डेली एक्शंस होते हैं उनके साथ भी हम ए या फिर एन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल में और इन डेप्थ तरीके से ये जाना कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो नाउन को आइडेंटिफाई और नाउन को थोड़ा सा स्पेसिफिक करने के लिए यूज होते हैं। आर्टिकल्स के टाइप हमने जाने, जो कि होते हैं ए, एन और द। क्यों ए और एन इनडेफिनिट है, क्यों द डेफिनिट है, और उसके साथ हमने इन डिटेल जाना कि ए और एन जो है वो इनडेफिनिट आर्टिकल है, और किस तरीके से उसका हम ईडियम्स के साथ, डेली एक्टिविटीज के साथ, वर्ब एज अ नाउन यूज हो उसके साथ, वाल साउंड के साथ, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, म्यूटेड एच के साथ, साइलेंट एच भी आप कह सकते हैं, इन सभी के साथ यूज किया। ठीक है, तो चलिए यहीं पे होता है हमारा सेशन एंड। थैंक यू एवरीवन।